10 साल, करीबन $100 मिलियन का खर्चा और हजारों मजदूरों की जान। दोस्तों, आज हम सभी जिस स्वेज नहर के बारे में जानते हैं, उसने कई हजार जिंदगियों की कुर्बानी ली है और आज इस नहर के जरिए एक दिन में अरबों का व्यापार होता है। आज ये छोटी सी नहर दुनिया के कई देशों की धड़कन है, खास तौर पर ब्रिटेन की। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इस नहर का निर्माण न हो। इसके लिए ब्रिटेन पूरी दुनिया से लड़ गया था। इस नहर ने आज तक कई बार कई संकटों का सामना किया है और कई बार ये नहर 8 साल के लिए बंद रही है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे हुआ था इस नहर का निर्माण और क्यों हुआ था इसको लेकर विवाद। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का इतिहास कई सदियों पुराना है। दुनिया के बीच ज्यादातर व्यापार समुद्र के रास्ते ही होता है। दोस्तों, पहले यूरोपीय देशों को भारत और चीन जैसे एशिया के बड़े व्यापार केंद्र से व्यापार करने के लिए अफ्रीका के नीचे से बड़े रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था, जिसका मतलब कई महीनों की लंबी यात्रा और ढेर सारा एक्स्ट्रा पैसा। ऐसे में इस व्यापार को लगातार जारी रखने के लिए एक ऐसा रास्ता तलाशना जरूरी हो गया था जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ सके और व्यापार को छोटा बना सके। और बस अगर हम कहें कि कहीं न कहीं इसी जरूरत की वजह से स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। दोस्तों, हम आपको स्वेज नहर के निर्माण के बारे में बताएं उससे पहले चलिए आपको बता दें कि आखिर आज के समय में ये नहर क्यों जरूरी है। ये नहर दुनिया के सबसे ज्यादा बिजी रहने वाले रास्तों में से एक है। पूरी दुनिया में होने वाले समुद्री कारोबार का 12% आवागमन इसी नहर से होता है। नहर बनने के बाद एशिया और यूरोप के बीच की दूरी 6000 किलोमीटर कम हो गई है। सफर में भी 7 दिनों की कमी आई है। रोजाना यहाँ से लगभग 50 जहाज गुजर रहे हैं, जिन पर $10 मिलियन यानी करीब 73,000 करोड़ रुपए का सामान लदा होता है। ये नहर लगभग 193 किलोमीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी है और इसकी औसत गहराई लगभग 16.5 मीटर है। दोस्तों, इस नहर में से रोजाना 24 कार्गो आते जाते हैं। ये एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री लिंक है। दुनिया के पूर्वी और पश्चिमी भागों को आने जाने वाले जहाज इसके लिए अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर मौजूद कैप ऑफ गुड होप से होकर जाते थे। 1866 ईस्वी में इस नहर के पार होने में 36 घंटे लगते थे, पर आज 18 घंटे से कम समय ही लगता है। यह वर्तमान में मिस्र देश के नियंत्रण में है। विश्व समुद्री परिवहन परिषद के मुताबिक इस नहर के बनने के बाद एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले जहाज को 9000 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ती है। यह कुल दूरी का 43% हिस्सा है। स्वेज नहर की स्थिति और इसके महत्व को देखते हुए इसे पृथ्वी के कुछ चेक पॉइंट में से कहा जाता है। स्वेज नहर से करीब 19,000 जहाजों से हर साल 120 करोड़ टन माल की ढुलाई होती है। स्वेज नहर तेल के व्यापार का सबसे प्रमुख मार्ग है। दुनिया भर में होने वाले कुल तेल व्यापार का 7% इस नहर से ही होता है। तो दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि ये नहर दुनिया भर के लिए कितनी जरूरी है, लेकिन इस नहर के जरूरी होने के साथ ही इस नहर के बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। तो चलिए अब आपको वो बताते हैं। आपको बता दें कि स्वेज नहर के बारे में सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने सोचा था। 1798 में मिस्र पर हमले के बाद नेपोलियन ने भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली एक नहर का सपना देखा था। इस काम के लिए उसने सर्वेयर की एक टीम भेजी थी। इसके साथ उसका मानना था कि दोनों सागरों को जोड़ने वाली इस नहर के बन जाने से फ्रांस का एशिया पर राज करना आसान हो जाएगा। लेकिन उसकी गलत कैलकुलेशन की वजह से नेपोलियन ने इस पर काम नहीं किया। लेकिन दोस्तों, फिर दशकों बाद फ्रांस के एक राजनयिक फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने स्वेज नहर की योजना बनानी शुरू की थी। लेसेप्स ने फ्रेंच सरकार से इसके लिए फाइनेंशियल हेल्प ली थी और मिस्र में ऑटोनोमन साम्राज्य के वाइसराय से इजाजत ली थी। फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने मिस्र को ये यकीन दिलाया कि नहर मिस्र के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी और इसी को देखते हुए फ्रांस और मिस्र ने एक 99 सालों की संधि कर ली थी। इसके बाद 1859 में उन्होंने स्वेज नहर कंपनी का निर्माण किया था। आपको बता दें, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था, ऐसे में स्वेज नहर बनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत थी और इसके लिए मिस्र की सरकार ने गरीब मजदूरों को कम मजदूरी और हिंसा का डर दिखाकर जबरन काम करवाया था। लाखों लाख मजदूरों को इस प्रोजेक्ट में लगाया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस नहर को बनाते वक्त हजारों मजदूर कॉलरा जैसी बीमारियों की वजह से बीमार पड़ गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि उस वक्त इस नहर को बनाने में करीबन $100 मिलियन का खर्च आया था, जो आज की कीमत के हिसाब से अगर देखें तो ये लगभग $1.9 बिलियन होगी। 10 साल बाद 1869 में स्वेज नहर बनकर तैयार हो गई थी और इसके उद्घाटन समारोह में मिस्र के शासक इस्माइल पाशा मौजूद रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये तो थी इसके बनने की कहानी, पर जब ये बन रही थी तब ब्रिटेन ने इसका लगातार विरोध किया था। दरअसल अफ्रीका से होते हुए यूरोप से एशिया तक जाने वाले समुद्री रास्ते पर ब्रिटेन का नियंत्रण था। ऐसे में ब्रिटेन को यह डर सताने लगा कि अगर इस रास्ते की जगह दूसरा रास्ता बन गया तो एशिया में उसकी सत्ता को खतरा हो सकता है और खासकर ये भारत जैसे देश में
ऐसे में ब्रिटेन ने लगातार इस नहर का विरोध करना शुरू कर दिया और कहा कि इस नहर के लिए टोटल टैक्स के जरिए जो राशि मिलेगी वो नहर के रख रखाव के लिए पूरी नहीं होगी। इसके साथ ही ब्रिटेन ने इस नहर को दुनिया के सामने एकदम बेकार साबित करना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही ब्रिटेन ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि जो भी नहर बनेगी वो इतनी संकरी होगी कि उसमें से बड़े जहाजों को निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन ब्रिटेन ने सभी विरोधों को साइड करते हुए इस नहर का निर्माण कर दिया। आपको बता दें कि इस नहर में 50% शेयर फ्रांस के, तो वहीं 44% मिस्र के और बाकी टर्की और दूसरे देशों के थे। लेकिन आखिर में नहर बनकर तैयार हो गई। लेकिन शुरू में इस नहर से सिर्फ कुछ ही जहाज निकलते थे, जिसमें इस नहर से उतनी आय कभी नहीं हो पाई। लेकिन धीरे धीरे नहर की उपयोगिता बढ़ने लगी और अगर हम कहें कि इस नहर के बन जाने के बाद सी ट्रांसपोर्टेशन में एक रेवोल्यूशन आया तो ये कहना गलत नहीं होगा। न सिर्फ यूरोपियन देश बल्कि कई देश इस नहर पर निर्भर होने लगे, क्योंकि अब सी ट्रेड में बहुत आसानी हो गई थी। जहां पहले जहाज को अफ्रीका के रास्ते जाने पर महीनों लगते थे, वहीं अब इस नहर की वजह से रास्ता बस कुछ ही हफ्तों का रह गया था। जहां एक तरफ इस नहर से फायदा था, वहीं अफ्रीका को इससे नुकसान हुआ। दरअसल अफ्रीका में बड़ा निवेश करने वाले व्यापारियों के लिए संकट पैदा हो गया था, जिसने वैश्विक मंदी का रूप लिया और इसकी मार इस्माइल पाशा पर भी पड़ी थी। और इस नहर के लगभग 6 साल बाद पाशा ने सुएज नहर कंपनी में अपने शेयरों को ब्रिटिश सरकार को बेच दिया था। ऐसे में बाहरी दबाव यानी कि रूस, संयुक्त राष्ट्र संघ के चलते ब्रिटेन को ऐसा करना पड़ा था। 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया और ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं में मिस्र खाली करने का आदेश दिया। सुएज नहर कंपनी में ज्यादातर शेयर्स पूंजी ब्रिटिश और फ्रांस सरकार के थे। नासिर के एक कदम से दोनों देशों में हड़कंप मच गया, जिसके चलते ब्रिटेन और फ्रांस ने सुएज नहर पर निर्भर अपने इकोनॉमिकल फायदे के लिए मिस्र पर हमला कर दिया था। इसके साथ ही इजराइल ने भी मिस्र पर हमला कर दिया था और इन सभी का उद्देश्य पश्चिमी देशों का नियंत्रण सुएज नहर पर फिर से लाना और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर को सत्ता से हटाना था। इसके बाद वॉर शुरू होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और राष्ट्र संघ ने राजनीतिक हस्तक्षेप किया और आक्रमणकारी देश इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस पीछे हटने को मजबूर हो गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मिस्र में एक शांति सेना भेजकर वहां शांति स्थापित करवाई और सुएज नहर को सभी देशों के जहाजों के आवागमन के लिए 1957 में खोल दिया गया। और दोस्तों, इस तरह इतना विवाद झेलते हुए सुएज नहर दुनिया भर में समुद्री व्यापार का जरिया बन गई और आज रोज अरबों डॉलर का व्यापार इस नहर से किया जाता है। इसके बाद भी दोस्तों ये नहर कई बार बंद हुई है। आपको बता दें कि कई बार इस नहर में जैम की स्थिति बन गई है। इससे पूरी दुनिया को अरबों का नुकसान हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में जब हर देश एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे हैं, ऐसे वक्त में क्या ये नहर फिर से विवादों के बिना और बिना किसी संकट के ढंग से चल पाएगी? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।